नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल बी पॉजिटिव क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे 10th क्लास का जो बुक है उसके अंदर मानव तंत्र पढ़ रहे थे, ह्यूमन सिस्टम पढ़ रहे थे। उसके अंदर हमने पढ़ लिया था सबसे पहले पाचन तंत्र पढ़ लिया था हमने, और उसके बाद में हमने पढ़ लिया था श्वसन तंत्र पढ़ लिया था। ठीक है, और अब हम पढ़ेंगे रक्त एवं परिसंचरण तंत्र। क्या पढ़ेंगे? रक्त एवं परिसंचरण तंत्र। रक्त एवं परिसंचरण तंत्र कौन सा है? तीसरा है ये। ठीक है, रक्त एवं परिसंचरण तंत्र। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि रक्त होता क्या है, रक्त क्या है, और फिर बात करेंगे हम परिसंचरण तंत्र की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें तो रक्त होता क्या है। रक्त एक प्रकार का उत्तक है। क्या है? उत्तक। रक्त को हम बोलते हैं तरल संयोजी उत्तक। तरल संयोजी उत्तक क्या बोलते हैं? तरल संयोजी उत्तक। रक्त को क्या बोला जाता है? तरल संयोजी उत्तक बोला जाता है। अब इसके अंदर हम बात करते हैं कि जो रक्त है इसका निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पर होता है। ठीक है, तो इसका जो निर्माण है, रक्त का निर्माण, रक्त का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में, रेड बोन मेरो में इसका निर्माण होता है। लेकिन एक चीज आती है यहाँ पे, हम इस चीज को नोट लगाकर लिख सकते हैं। यहाँ पर जो छोटे बच्चे होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, उनमें क्या होता है कि इसका जो निर्माण होता है वो पलीहा में होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बोर्ड के एग्जाम में कि छोटे बच्चों में रक्त का निर्माण कौन से भाग में होता है या कहां से होता है। तो छोटे बच्चों में रक्त का निर्माण पलिया में होता है। किसमें होता है? पलिया में। लेकिन जैसे ही व्यक्ति बड़ा होता है, बच्चा बड़ा होता है, तो उसमें निर्माण कहाँ पे होने लग जाता है? रक्त का निर्माण कहाँ पे होता है? लाल अस्थि मज्जा में। कहाँ पे होता है? लाल अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, और छोटे बच्चों में रक्त का निर्माण कहाँ पे होता है? पलिया में होता है। छोटे बच्चे होते हैं उनमें रक्त का निर्माण कहाँ पे होता है? पलिया में होता है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कि एक स्वस्थ मनुष्य होता है। क्या होता है? स्वस्थ और वयस्क। कौन सा मनुष्य? स्वस्थ और वयस्क। वयस्क मनुष्य होता है, उसके अंदर क्या होता है कि 5 लीटर रक्त लगभग उपस्थित होता है। एक स्वस्थ मनुष्य में क्या होता है? 5 लीटर रक्त उपस्थित होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एक जो साधारण मनुष्य है उसमें कितना लीटर? 5 लीटर रक्त उपस्थित होता है। ये तो हो गई रक्त की सामान्य बातें। इसके बाद में एक चीज और यहाँ पे कि जो रक्त का पीएच मान है, जो रक्त का पीएच मान है वो होता है 7.4। ये चीज हमेशा फिक्स रहती है, कभी चेंज नहीं होती है। ठीक है, ये चीज क्या रहती है? फिक्स रहती है। क्योंकि रक्त का जो पीएच है, रक्त का जो पीएच है वो कितना होता है? 7.4। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, इसका जो ये कौन सा है? हमने बात की थी कि 7 से नीचे क्या
अम्लीय, 7 से ऊपर क्षारीय। तो 7, 7.1, 7.2, 7.3 ऊपर है तो कैसा है ये विलयन? क्षारीय। रक्त कैसा होता है? क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं रक्त एवं परिसर। रक्त के बारे में बात करें तो रक्त क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या है? तरल संयोजी ऊतक, जो तरल रूप में बहकर एक ऊतक के रूप में कार्य करता है। इसके बाद में रक्त का निर्माण कहाँ कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा में होता है। लाल अस्थि मज्जा में होता है। और छोटे बच्चों में रक्त का निर्माण कहाँ पे होता है? पलिया में होता है। ये चीजें नोट लगाकर आप इंगित कर लीजिए। इसके बाद में एक वयस्क मनुष्य होता है या एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य होता है, उसके अंदर 5 लीटर लगभग 5 लीटर लगभग रक्त उपस्थित होता है। कितना लीटर रक्त होता है? लगभग 5 लीटर रक्त उपस्थित होता है। इसका पीएच मान कितना होता है? 7.4। इसे बफर विलियन भी बोल सकते हो आप लोग, बफर विलियन। कैसे बफर विलियन क्यों बोलेंगे इसको? क्योंकि इसके पीएच मान में, जैसे आप नींबू खाते हो, लगातार नींबू खाते रहो, तो क्या अम्लीय हो जाता है इसका पीएच? नहीं। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसका पीएच क्या है? हमेशा बफर रहता है, कि जिसमें अम्ल मिला हो चाहे से क्षार मिला हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कि इसके अंदर अम्ल मिलेगा तब भी ये 7.4 रहेगा, क्षार मिलेगा तो भी 7.4 रहेगा। इससे नहीं तो कम होता है, नहीं ज्यादा होता है। तो फिक्स पीएच चाहिए, तो इसको हम बफर विलियन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारे रक्त की बात कि रक्त क्या होता है, कौन सा है। तो यहाँ पे तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में, रेड बोन मेरो, जिसे आप लोग बोलते हो, रेड बोन मेरो में होता है। ठीक है, और इसके बाद में एक स्वस्थ मनुष्य होता है, उसके अंदर 5 लीटर रक्त उपस्थित होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि रक्त की। रक्त 2 भागों से मिलकर बना होता है। कितने भागों से मिलकर बना होता है? 2 भागों से। अब 2 भाग कौन कौन से हो सकते हैं? एक होता है प्लाज्मा। कौन सा भाग है? प्लाज्मा। और दूसरा भाग होता है कोशिकाएं। कौन सा भाग है? कोशिकाएं। अब यहाँ पे हम बात करें कि रक्त के कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट। कितने पार्ट? 2 पार्ट। 2 पार्ट में पहला आ गया प्लाज्मा और दूसरा आ गया कोशिकाएं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले प्लाज्मा की। प्लाज्मा क्या होता है? आपने देखा होगा कभी कभार आपके जीवन काल में, कभी जो पास्ट में बीत गया है, उसमें आपके कहीं पर कोई चोट लगी होगी, सभी के लगती है। ठीक है, और उसके अंदर थोड़ा सा रक्त भी आया होगा। रक्त आने के बाद में आपने देखा होगा कि उसके ऊपर पीला पीला सा पदार्थ एकत्रित हो जाता है। क्या हो जाता है? पीला पीला सा पदार्थ एकत्रित हो जाता है। जो पीला पीला सा पदार्थ होता है वो क्या कहलाता है? प्लाज्मा होता है। क्या होता है? प्लाज्मा होता है। अब इस प्लाज्मा पूरे रक्त का लगभग 55% भाग बनाता है। पूरे रक्त का कितने प्रतिशत भाग बनाता है? 55% भाग बनाता है। जबकि कोशिकाएं होती है वो बाकी कितनी बच गई? 45% भाग का निर्माण करती है। यानी कि पूरा रक्त, जैसे मान लो 1 लीटर रक्त है, ये तो 1 लीटर रक्त में से 55 ग्राम तो क्या होगा? प्लाज्मा होगा, और 45 ग्राम क्या होगा? इसके अंदर आपका कोशिकाएं होंगी। कोशिकाओं में आती है श्वेत रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं, बिंबाणु। ठीक है, ये चीजें आती है। अब देखो यहाँ पर हम बात करते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा 2 पार्ट होते हैं प्लाज्मा में भी, जल और होता है कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ, जल पाया जाता है और क्या पाया जाता है? कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। यहाँ पर हम बात करें कि जल का कितना प्रतिशत भाग होता है? लगभग 92%।
और जबकि कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों की बात करें तो लगभग 8% भाग होता है इसके अंदर। तो इसमें लगभग 90 से अबाउट जल पाया जाता है, 90% से। जैसे मान लो 1 लीटर प्लाज्मा है, अब 1 लीटर प्लाज्मा में से तो क्या होगा, 92 ग्राम तो क्या होगा इसके अंदर, सॉरी 920 ग्राम तो क्या होगा इसके अंदर जल होगा, और 80 ग्राम क्या होगा इसके अंदर आपका ये हो जाएगा कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ हो जाएगा। इसी प्रकार रक्त की बात करें तो इसके अंदर 1 लीटर होगा तो 1000 ml होता है, और 1000 ml होता है इसमें 550 ml तो क्या होगा इसमें प्लाज्मा होगा, और 450 ml क्या होगा इसके अंदर, क्या हो जाएगा इसके अंदर कोशिकाएं होंगी। ठीक है, तो इस प्रकार हमने क्या कर लिया, रक्त को 2 भागों में विभक्त कर लिया। रक्त में कितने भाग मिले होते हैं, प्लाज्मा और कोशिकाएं पाई जाती है। वो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा को भी हमने 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया, जल और कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। जल कितना 92% और कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ कितने 8% पाए जाते हैं। अब बात करते हैं हम कोशिकाओं की। अब जो कोशिकाएं होती है वो 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। कितनी प्रकार की, 3 प्रकार की, कणिकाएं बोल सकते हो, कोशिकाएं भी बोल सकते हो इनको। ठीक है, अब हम इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार हमने बना लिए हैं यहाँ पर, 3 पार्ट कर लिए हमने कोशिकाओं के। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले आती है लाल रुधिर कणिकाएं। कौन सी कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं। इसके बाद में यहां पर श्वेत रुधिर कणिकाएं। इसके बाद में आता है बिंबाणु। क्या आता है, बिंबाणु। देखो इनको बोलते हैं RBC। देखो लाल रुधिर कणिकाएं क्या बोलते हैं, RBC। इनको बोलते हैं WBC। इनको बोलते हैं प्लेटलेट्स। क्या बोलते हैं इनको, प्लेटलेट्स। ये चीज समझ में आएगी नहीं है यहाँ पर। देखो लाल है तो रेड बोन मेरो, सॉरी रेड हो गया इसके अंदर, श्वेत है तो डब्लू हो गया, और प्लेटलेट्स इनको क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स बोलते हैं बिंबाणु को। ठीक है, देखो अब इसके अंदर सबसे जो अधिक मात्रा में वो पाया जाता है लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती है। फिर इसके अंदर श्वेत रुधिर कणिकाएं। देखो जो लाल रुधिर कणिकाएं होती है इनके ऊपर, देखो इन चीजों के बारे में हम एक एक के बारे में। लाल रुधिर कणिकाएं होती है, इनके ऊपर हीमोग्लोबिन नामक वर्णक या हम कह सकते हैं प्रोटीन पाई जाती है। लाल रुधिर कणिकाओं पर क्या पाई जाती है, लाल रुधिर कणिकाओं पर क्या पाई जाती है, हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है, जिसके कारण इनका रंग कैसा होता है, लाल होता है। ये रक्त में सर्वाधिक मात्रा में लगभग 99% यही लाल रुधिर कणिकाएं उपस्थित होती है। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है आपको। अब हम लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में लिखेंगे कि इसके अंदर एक एक पॉइंट, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन नामक वर्णक जिसके कारण रंग कैसा होता है, लाल। किसके कारण, इस हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण। और ये हीमोग्लोबिन का कार्य होता है O2 और CO2 का परिवहन। अब यहाँ पे हम इसी चीज के बारे में लिख सकते हैं, यहाँ पर O2 और CO2 का परिवहन कौन करता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के साथ ही ऑक्सीजन जुड़ता है, इसी कारण लाल रुधिर कणिकाएं इनको स्थानांतरित या रक्त इनको स्थानांतरित कर पाता है, परिवहन कर पाता है इनका। ठीक है, इसके बाद में इसका जो जीवन काल है, जीवन काल,
जीवन काल होता है 120 दिन का। कितने दिन का होता है? 120 दिन का। इसके बाद में हम बात करें इसके अंदर, देखो हीमोग्लोबिन नामक वर्णक जिसके कारण इनका रंग कैसा? लाल। और इसी हीमोग्लोबिन के कारण इनका O2 और CO2 के का क्या होता है? परिवहन होता है, गैसों का परिवहन होता है। इसके बाद में हम बात करें तो इनका जीवन काल होता है वो क्या होता है? 120 दिन का। ठीक है। अब इनमें आगे बात करें तो केंद्रक विहीन होती है, ये केंद्रक विहीन होती है। कैसी होती है? केंद्रक अनुपस्थित होता है इनके अंदर। ठीक है। आगे बात करें तो कोशिकाओं का, रक्त कोशिकाओं का, रक्त कोशिकाओं का लगभग 99% भाग बनाती है। कितना प्रतिशत भाग बनाती है? रक्त कोशिकाओं का लगभग 99% भाग बनाती है। कौन? लाल रुधिर कणिकाएं। तभी तो हम जैसे हाथ में कहीं पे चोट लगती है तो जो बाहर निकलता है तरल पदार्थ वो कैसे किस रंग का दिखाई देता है? लाल रंग का, क्योंकि 99% यही पाई जाती है, यही कोशिकाएं पाई जाती है। कौन सी? लाल रुधिर कणिकाएं। ठीक है, आरबीसी पाई जाती है। इसके बाद में ये केंद्रक विहीन होती है। ये चीज समझ में आएगी नहीं है आपको? आप अपनी कॉपी में ऐसा ही डायग्राम बनाइए और ऐसे उतार लीजिए। हम इसको इधर समझाएंगे थोड़ा सा, क्योंकि जगह कम होने के कारण। ठीक है, तो श्वेत रुधिर कणिकाएं, इनको पहले हम सिंपल तो ले लेते हैं। यहाँ पर देखो हीमोग्लोबिन अनुपस्थित, हीमोग्लोबिन अनुपस्थित। क्या है? हीमोग्लोबिन अनुपस्थित। इसी कारण रंग कैसा होता है? ये श्वेत या रंगहीन। क्यों? क्योंकि क्या नहीं पाया जाता है? हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। ठीक है। इसके बाद में हम बात करें तो इनका जो जीवन काल है वो कितने दिनों का होता है? 1 से 4 दिन का। कितने दिनों का होता है? 1 से 4 दिन का। और जैसे ये नष्ट होती है रक्त में मिल जाती है वापस से, और रक्त का निर्माण करने लग जाती है वापस से। कहने का मतलब लाल रुधिर कणिकाओं में परिवर्तित हो जाती है या फिर वहीं पे नष्ट हो जाती है। जीवन काल हो गया। इनमें केंद्रक क्या होता है? उपस्थित होता है। क्या होता है? केंद्रक उपस्थित होता है। और ये केवल बहुत ही कम मात्रा में, 99% तो यही उपस्थित होती है। और ये क्या कार्य करती है? प्रतिरक्षा का कार्य करती है। क्या कार्य करती है? प्रतिरक्षा का कार्य करती है। प्रतिरक्षा का कार्य करती है, यानी कि हमारे शरीर को रोगाणु से बचाने का कार्य करती है। कौन सी? WBC। ठीक है, तो ये सिंपल से जो कार्य थे वो हमने पढ़ लिए हैं। अब इसकी डिटेल हम आगे और पढ़ेंगे। ठीक है, जो श्वेत रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं कंप्लीट हो गई है। इनका आकार भी देख सकते हो आप, गोल तस्वीनुमा होता है इनका आकार, जबकि इनका आकार कैसा होता है? गोल होता है। आकार देखिए इनका तो गोल होता है, बड़ी होती है, जबकि इनका आकार तस्त्रीनुमा। कैसा होता है इनका आकार? तस्त्रीनुमा होता है। इनका आकार कैसा होता है? तस्त्रीनुमा। और छोटी होती है। इसके बजाय में श्वेत रुधिर कणिकाओं के बजाय में क्या होती है? ये छोटी होती है, जबकि ये कैसी होती है? बड़ी होती है। जो श्वेत रुधिर कणिकाएं क्या होती है? आकार में बड़ी होती है। और कैसी होती है? गोल होती है। जबकि इनका आकार कैसा होता है? तस्त्रीनुमा होता है। ठीक है, ये इतना समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब आगे देखते हैं इसके अंदर जो श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं इनके कौन कौन से प्रकार हैं। ये लाल रुधिर कणिकाएं कंप्लीट हो गई है। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट लेकर या फिर वीडियो को रोक कर क्या कर सकते हो? पॉज करके क्या कर सकते हो? इसको नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है,
अब देखो हम बात करते हैं इसके अंदर जो लाल उद्दीप कणिकाएं हैं, सॉरी श्वेत उद्दीप कणिकाएं हैं, इनके बारे में। जो श्वेत उद्दीप कणिकाएं हैं ये दो प्रकार की होती है। डब्ल्यूबीसी लिख देता हूं मैं यहाँ पे। डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार की? दो प्रकार की, कणिकाणु और अकणिकाणु। कणिकाणु और अकणिकाणु। यहाँ पे जो कणिकाणु है वो है ग्रेन्युलोसाइट। कौन सा हो गया? ग्रेन्युलोसाइट। ठीक है। और इसके बाद में आपका आता है एग्रेन्युलोसाइट। इसको क्या बोलेंगे? एग्रेन्युलोसाइट। क्या बोलते हैं इसको? एग्रेन्युलोसाइट। ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो डब्ल्यूबीसी है, श्वेत उद्दीप कणिकाएं हैं। अब इनकी बात करें तो यहाँ पे डब्ल्यूबीसी इनको बोलते हैं कणिकाणु और अकणिकाणु। दो पार्टों में बांटा गया है इसको। किसको? डब्ल्यूबीसी को। यहाँ पे आ गया कणिकाणु और अकणिकाणु। जो कणिकाणु है इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट और इसको अकणिकाणु को क्या बोलते हैं? एग्रेनुलोसाइट। ठीक है। अब जो ग्रेनुलोसाइट है उसको तीन भागों में बांटा गया है, विभक्त किया गया है। न्यूट्रोफिल, देखो पहला आता है इसके अंदर न्यूट्रोफिल, दूसरा है इओसिनोफिल, देखो इसके अंदर जो डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी कणिकाणु अकणिकाणु। कणिकाणु होते हैं उनको ग्रेनुलोसाइट बोलते हैं, अकणिकाणु होते हैं उनको क्या बोलते हैं? एग्रेनुलोसाइट। क्या बोलते हैं? एग्रेनुलोसाइट। यहाँ पर जो आपका ये आता है इसके अंदर जो कणिकाणु है ग्रेनुलोसाइट है उसको न्यूट्रोफिल और इओसिनोफिल, और तीसरा होता है बेसोफिल। क्या होता है? बेसोफिल। ठीक है। तो ये तीन प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। न्यूट्रोफिल ये सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित होती है। यानी कि जो डब्ल्यूबीसी है ना इसके अंदर सर्वाधिक मात्रा में न्यूट्रोफिल पाई जाती है। इन तीनों में से भी सर्वाधिक कौन सी पाई जाती है? न्यूट्रोफिल पाई जाती है। ठीक है। अब देखो यहां पर हम बात करें तो इसको दो पार्टों में बांटा गया है। कितने पार्टों में बांटा गया है? अकणिकाणु है उसको क्या बोला जाता है? ग्रेनुलोसाइट बोला जाता है। और इसको कितने पार्टों में बांटा गया है? दो पार्टों में बांटा गया है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। इसको कितने पार्टों में बांटा गया है? दो में, लिम्फोसाइट और सॉरी लिम्फोसाइट को कितने पार्टों में बांटा गया है? तीन पार्टों में और बांटा गया है इसको। देखो बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और मारक कोशिकाएं। कौन कौन सी हो गई? देखो लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और मारक कोशिकाएं। ठीक है। और इसके अंदर जो हमने ये तो लिखा ही नहीं है, मोनोसाइट। कौन सी हो गई? मोनोसाइट। अब देखो यहाँ पर एक बार दोबारा से रिवीजन करते हैं इसको। डब्ल्यूबीसी को कितने पार्टों में? दो पार्टों में। जो कणिकाएं हैं उनको अलग अलग दिया है और अकणिकाओं को अलग अलग दिया है, यानी कि कणिकाओं के रूप में कणिकाणु और अकणिकाणु। यहाँ पे ग्रेनुलोसाइट और अग्रेनुलोसाइट। यहाँ पर हम बात करते हैं ग्रेनुलोसाइट की तो न्यूट्रोफिल सर्वाधिक मात्रा में, यानी कि ये प्रतिरक्षी तंत्र में सर्वाधिक मात्रा में कोशिकाएं पाई जाती है, न्यूट्रोफिल्स। इसके बाद में इओसिनोफिल और बेसोफिल, ये तीन प्रकार के कणिकाणु पाए जाते हैं। और अकणिकाणु एग्रेनुलोसाइट में पाए जाते हैं लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। दो पार्ट में पाया जाता है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ठीक है। और लिम्फोसाइट और मोनोसाइट होता है, उसमें लिम्फोसाइट को कितने पार्टों में बांटा गया है? तीन पार्टों में बांटा गया है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और मारक कोशिकाएं। इसके बाद में जो मोनोसाइट होती है, जो मोनोसाइट होती है ये रूपांतरित हो जाती है। क्या हो जाती है? रूपांतरित। रूपांतरित हो जाती है किसमें?
किसमें? महाभक्षक कोशिकाओं में, महाभक्षक कोशिकाओं। महाभक्षक कोशिकाओं में क्या हो जाती है? रूपांतरित हो जाती है। रूपांतरित कैसे होती है? ऐसे नहीं होती है, ये रूपांतरित होती है, ये जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती जाती है तो ये बाद में बड़ी होकर क्या हो जाती है? महाभक्षक कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाती है। देखो सुरक्षा की दृष्टि से हमारी सबसे ज्यादा सुरक्षा कौन करता है? तो मोनोसाइट करता है, लिम्फोसाइट करता है और न्यूट्रोफिल करता है। ये सर्वाधिक मात्रा में क्या करते हैं? इसके अंदर आपकी शरीर की सुरक्षा करने का कार्य करती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है, किस प्रकार से। ठीक है, अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे डिम्बाणु प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और प्लेटलेट्स में सबसे पहले आता है इसके अंदर किसी प्रकार का कोई वर्णक नहीं पाया जाता है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसी प्रकार उतार लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाएगा तुरंत, जल्दी से और जल्दी से याद हो जाएगा, और फिर इसके बारे में आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। ऐसा बना दोगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, देखो इसके अंदर जो डिम्बाणु है, डिम्बाणु या प्लेटलेट्स इनको बोला जाता है थ्रोम्बोसाइट। और जो श्वेत रुधिर कणिकाएं होती है इनको लिम्फोसाइट बोला जाता है। क्या बोलते हैं? इनको लिम्फोसाइट बोलते हैं। ठीक है, इनको थ्रोम्बोसाइट और इनको क्या बोलते हैं? लिम्फोसाइट बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इनमें सबसे पहले बात करें तो इनका कार्य थक्का जमाने का। देखो आपकी कभी चोट लगी होगी तो रक्त बहता है, थोड़ी देर बाद में रक्त रुक जाता है, और रक्त रुकने के बाद में एक तरह सा पदार्थ आ जाता है। तो क्या होता है कि ये जो थ्रोम्बोसाइट डिम्बाणु या प्लेटलेट्स होते हैं, तो ये क्या करते हैं? इस प्रकार से इसके अंदर शरीर में इस प्रकार से क्या करते हैं? रक्त वाहिनियों में जाल बना लेते हैं। अब जाल बना लेते हैं तो यहाँ पे लाल रुधिर कणिकाएं आकर फंस जाती है, श्वेत रुधिर कणिकाएं आकर फंस जाती है। अब लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं फंस गई, फिर भी थोड़े थोड़े छिद्र रह जाते हैं, इसमें से क्या होता है? जल रिसकर बाहर निकलता है, यानी कि प्लाज्मा रिसकर क्या होता है? बाहर निकलता है। ठीक है, तो डिम्बाणु, प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं इनको। कार्य थक्का जमाने का। इसका कार्य क्या होता है? इनका थक्का जमाने का। देखो रक्त में इनकी संख्या, अब देखो रक्त में जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर सॉरी, क्या आ जाएगा? मिलीमीटर। अब देखो और इनमें क्या पाया जाता है? केंद्रक विहीन होती है। ये क्या होती है? केंद्रक विहीन होती है। और ठीक है, इनका जीवन काल होता है इनका 10 दिन का। 10 दिन में क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। इनका जीवन काल क्या होता है? 10 दिन का होता है। जबकि आरबीसी का कितना होता है? आरबीसी का 120 दिन जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। और जबकि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 1 से 4 दिन, यानी कि लगभग 48 घंटे का होता है। इसका लगभग 48 घंटे का जीवन काल होता है। जबकि डिम्बाणु का जीवन काल कितना होता है? 10 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 10 दिन। ये आपका रक्त कंप्लीट हो गया है। ठीक है, रक्त का वर्गीकरण कंप्लीट हो गया है, किस प्रकार कौन सी कोशिकाएं क्या होती है, किस प्रकार से पाई जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से अब हम बात करते हैं कि रक्त समूह की। किसकी? रक्त समूह की। देखो रक्त समूह किस प्रकार बनता है, कैसे बनता है, ये हम जानकारी अभी प्राप्त करेंगे इसके अंदर।
देखो जो रक्त समूह है, रक्त के अंदर उपस्थित प्रतिजन, रक्त में उपस्थित प्रतिजन, क्या प्रतिजन। अब देखो रक्त में उपस्थित प्रतिजन कौन कौन से हो सकते हैं। देखो रक्त में उपस्थित होते हैं प्रतिजन ए व बी, ये क्या होते हैं प्रतिजन उपस्थित होते हैं, क्या उपस्थित होते हैं प्रतिजन। देखो रक्त में उपस्थित प्रतिजनों के आधार पर रक्त समूह को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। कितने वर्गों में, 4 वर्गों में। तो जो रक्त समूह है वो कौन कौन से हैं, रक्त समूह है, ये आप छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हो। देखो रक्त समूह ए है, सॉरी बी है, ए व बी है और ओ। देखो इसके अंदर जो रक्त समूह है वो बने कैसे हैं, इसके अंदर प्रतिजन ए उपस्थित है, इसमें बी उपस्थित है, इसमें ए व बी दोनों उपस्थित है, इसमें प्रतिजन कोई भी उपस्थित नहीं है, इसलिए इसको जीरो बोल दिया है, जीरो को हम ओ बोल देते हैं, क्योंकि इनको क्या ले रहे हैं एबीसी ए बी ले रहे हैं, तो इसको क्या ले लेते हैं ओ ले लेते हैं, इसमें कोई भी प्रतिजन उपस्थित नहीं होता है। देखो जो रक्त समूह है वो रक्त समूह कैसे बनता है, कौन सा प्रतिजन उपस्थित होता है, कौन सा प्रतिरक्षी उपस्थित होता है। तो यहाँ पे रक्त समूह लिख लेते हैं, रक्त समूह है, और रक्त समूह में लिख लेते हैं ए बी, ए बी और ओ। अब इसके अंदर लिख लेते हैं यहाँ पे प्रतिजन। देखो यहाँ पर एक चीज नोट करने की बात है यहाँ पर कि प्रतिजन इनकी पहचान होती है, प्रतिजन क्या होती है इनकी पहचान। यदि प्रतिजन ए उपस्थित है तो रक्त समूह क्या हो जाएगा ए, प्रतिजन बी उपस्थित है तो रक्त समूह क्या हो जाएगा बी, यदि प्रतिजन ए व बी दोनों उपस्थित है तो क्या हो जाएगा ए बी रक्त समूह। यदि कोई भी नहीं है, कोई भी रक्त समूह नहीं है तो क्या हो जाएगा इसके अंदर ओ रक्त समूह हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा ओ रक्त समूह। इसी प्रकार हम बात करें इसके अंदर प्रतिरक्षी की, किसकी बात करें प्रतिरक्षी की। देखो जो प्रतिरक्षी होता है, प्रतिरक्षी का मतलब होता है इसके अंदर एक ऐसी प्रोटीन पाई जाती है। देखो प्रतिजन और प्रतिरक्षी क्या है, एक प्रकार की विशेष प्रकार की प्रोटीन्स है जो इन लाल रुधिर कणिकाओं, श्वेत रुधिर कणिकाओं पर उपस्थित होती है। किनके ऊपर, लाल रुधिर कणिकाओं पर उपस्थित पाई जाती है या उपस्थित होती है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिरक्षी होता है, इसके अंदर बी प्रतिरक्षी रहेगा। कौन सा बी। देखो प्रतिजन को बड़े से दर्शा दिया तो इसको किससे दर्शाना पड़ेगा, छोटे से। तो यहाँ पर बी, अब यहाँ पर क्या कौन सा प्रतिजन उपस्थित रहेगा, ए प्रतिजन रहेगा। यहाँ पर हम बात करें तो ए व बी दोनों प्रतिजन उपस्थित है, दोनों प्रतिजन उपस्थित है, तो यहाँ पे कोई भी प्रतिरक्षी उपस्थित नहीं होता है। यहाँ पर कोई भी प्रतिरक्षी उपस्थित नहीं है तो यहाँ पर ए व बी दोनों क्या होते हैं प्रतिरक्षी उपस्थित होते हैं। अब देखो यहाँ पर हम बात करें तो कौन सा रक्त समूह वाला व्यक्ति किसको दे सकता है रक्त और किसका ले सकता है। यहाँ पर ए रक्त समूह वाला व्यक्ति प्रतिजन क्या है ए। अब देखो ए प्रतिजन है तो इसके अंदर ए और किसमें है, ए में, ए बी में है, इसमें है ए बी। तो ये क्या करेगा, इसको ले सकता है, एक तो ए का ले सकता है और एक किसका ले सकता है, ए बी का ले सकता है। इसके बाद में बी रक्त समूह और किसी का नहीं लेगा क्योंकि इसमें बी प्रतिरक्षी है। यदि बी प्रतिरक्षी क्या करेगा, इसको ये ए वाला आएगा तब तो ठीक है, अन्यथा दूसरा रक्त समूह आते ही क्या हो जाएगा, ग्लूटीन की क्रिया कर देगा, थक्का जम जाएगा रक्त का, और थक्का जमने के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। अब बी रक्त समूह है, बी में प्रतिजन क्या है, बी है। यदि इसमें बी रक्त समूह वाला व्यक्ति या बी रक्त समूह वाला रक्त आता है इसके अंदर तो ठीक है, ए बी वाला आता है तो भी ठीक है क्योंकि प्रतिजन इसमें भी उपस्थित है बी, और इस कारण से तो ए बी क्या कर सकता है, इसको भी दे सकता है, इसको भी दे सकता है। ठीक है, और ये रक्त किसका, बी का ले सकता है, ए बी का ले सकता है। ठीक है, और इसके अंदर देखो सॉरी इसका नहीं ले सकता है क्योंकि बी उपस्थित है तो ये इसको क्या कर देगा, प्रतिरक्षी क्या कर देगा, मार देगा। देखो ए का ले सकता है और किसका ले सकता है, ओ का ले सकता है क्योंकि इसके अंदर प्रतिजन उपस्थित नहीं है। इसका ले सकता है और इसका ले सकता है, अपना स्वयं का ले सकता है। बी क्या करेगा, बी का लेगा और किसका लेगा, ओ का लेगा। यहाँ पर ए बी क्या करेगा, यहाँ पर ए बी, यहाँ पर इसके अंदर ए और बी दोनों प्रतिजन उपस्थित है, प्रतिरक्षी कोई उपस्थित नहीं है, प्रतिरक्षी कोई उपस्थित नहीं तो ये क्या करेगा, ए
रक्त समूह का भी ले सकता है, बी का भी ले सकता है, ओ तो दे ही सकता है क्योंकि इसके अंदर कोई पार्टीजन उपस्थित नहीं है, पार्टीजन उपस्थित नहीं है तो ये सबको देगा क्योंकि पहचान तो है ही नहीं इसके पास किसी प्रकार की। तो ये इस प्रकार से, तो जो ए है, ए केवल किसका ले सकता है, ए का ले सकता है, और किसका ले सकता है, ओ का ले सकता है। क्यों, इसके अंदर पहचान नहीं है इसलिए दे सकता है ये, सॉरी। और इसके बाद में ये क्या होगा, जो ए बी है, ए बी इसका भी ले सकता है, इसका भी ले सकता है, इसका भी ले सकता है क्योंकि इसके पास प्रतिरक्षी नहीं है। कोई सा भी रखता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि रक्षा करने वाला तो कोई है ही नहीं, पहचानने वाला तो कोई है नहीं। यहाँ पर हम बात करें इसके अंदर ओ की, ओ क्या है, ओ के पास ए व बी दोनों प्रतिरक्षी उपस्थित है। ए आएगा पार्टीजन तो भी मारेगा, ये बी आएगा तो भी मारेगा क्योंकि पार्टीजन इसका स्वयं का तो है ही नहीं, तो इसलिए ये स्वयं का ही रक्त ले सकता है। ठीक है, इसके बाद में एक और आता है RH कारक। क्या, RH कारक। RH कारक होता है RH, जिससे ये एक प्रकार की, इस प्रकार की ये भी प्रतिरक्षी और प्रतिजन के समान ही एक प्रोटीन होती है जो लाल रुधिर कणिकाएं उनके ऊपर उपस्थित पाई जाती है। यदि इसके अंदर RH कारक उपस्थित होता है तो क्या हो जाता है, रक्त समूह पॉजिटिव हो जाता है। यदि इसके अंदर मान लो मैं उपस्थित करता हूं RH कारक क्या उपस्थित है तो ये क्या हो जाएगा, A पॉजिटिव हो जाएगा। यदि इसके ऊपर अनुपस्थित है तो ये क्या हो जाएगा, A माइनस नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और इसके ऊपर उपस्थित है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस लग जाएगा। यदि इसके पास अनुपस्थित है, यहाँ पर अनुपस्थित है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसी प्रकार इसके ऊपर उपस्थित है तो ठीक है, उपस्थित है तो प्लस लग जाएगा इसके ऊपर, और अनुपस्थित है तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर AB माइनस हो जाएगा। यहाँ पर O के पास भी वही बात है, उपस्थित होगा तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर प्लस है, और यदि उपस्थित नहीं है, अनुपस्थित है तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज समझ में आएगी। एक बार वापस से रिपीट कर लेते हैं, रक्त समूह, पार्टीजन, प्रतिरक्षी और RH कारक। देखो रक्त समूह यदि A है, A प्लस है तो क्या हो जाएगा, पार्टीजन क्या होगा इसके ऊपर A, प्रतिरक्षी क्या होगा B, और RH कारक उपस्थित। ये बोल सकते हैं इसके अंदर क्योंकि प्लस है तो बोल सकते हैं, यदि माइनस है तो अनुपस्थित है बोलना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पर हम बात करते हैं इसके आगे। ठीक है, अब देखो पार्टीजन A, पार्टीजन B, सॉरी प्रतिरक्षी B और उपस्थित। इसके बाद में B के अंदर पार्टीजन B, प्रतिरक्षी A और उपस्थित होता है। और इसके बाद में हम AB के अंदर A व B दोनों, इसके अंदर प्रतिरक्षी अनुपस्थित होता है, इसमें उपस्थित होता है। आगे O के अंदर पार्टीजन अनुपस्थित होता है, प्रतिरक्षी A व B दोनों उपस्थित होते हैं, और इनके अंदर उपस्थित और अनुपस्थित हो सकता है। यदि उपस्थित होगा तो प्लस लग जाएगा, और अनुपस्थित है तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर माइनस लग जाएगा, नेगेटिव लग जाएगा। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई नहीं है। ठीक है, तो अब हम जो रक्त परिसंचरण तंत्र है वो अगली क्लास में पढ़ेंगे। इस क्लास में हमने रक्त के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर ली है। ठीक है, धन्यवाद।